राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे उत्कर्ष नेट जीआरएफ चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपसे चर्चा करके मैं पहली कक्षा में गया था, आपसे कुछ जानकारी मैंने साझा की थी। आज फिर से मैं आपको समक्ष एक छोटी सी जानकारी लेकर के आया हूँ और यहाँ पर हमारा एक ही उद्देश्य केवल फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करना। आप सभी जानते हैं कि हमारे नेट जीआरएफ के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपके 100 अंकों के सवाल आते हैं, यानी कुल मिलाकर के 50 सवाल आते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ में इनको भी पास करना, इनको उत्तीर्ण करना, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। और जब यहाँ से हमारे अंक अच्छे आ जाते हैं तो आने वाला भविष्य तो क्या है, अच्छा हो ही जाता है। आइए जरा देखिए, हम सभी आपसे यहाँ पर चर्चा करने वाले मेरे प्यारे मित्रों आपको पेपर फर्स्ट पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में। और यहाँ पर सिलेबस हमारा केवल एक ही है, वो क्या है, आपके स्कूल यानी कि नेट जीआरएफ का फर्स्ट पेपर। इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। आइए जरा चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप ऐसे समझो कि हमारे फर्स्ट पेपर, जब हमारे स्कूल व्याख्याता को हम पढ़ते हैं तो स्कूल व्याख्याता के अंतर्गत भी फर्स्ट पेपर होता है, कॉलेज लेक्चर में भी फर्स्ट पेपर होता है, वैसे नेट जीआरएफ में भी फर्स्ट पेपर होता है, जीके जीएस का। समझ रहे हैं आप? तो आपकी यानी कि जैसे ही आपके नेट जीआरएफ आप करेंगे तो पहला पेपर वहां पर आएगा और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मेरे प्यारे मित्रों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके यहाँ पर आप विशेष रूप से समझना आपको ये है कि यहाँ पर हमारे 100 अंक हैं और ये 100 अंक बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों। यदि आप इनमें से आपके 70 अंक के आसपास प्राप्त कर लेते हैं, 70 अंक के आसपास यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जीआरएफ पास होना सुनिश्चित हो जाती है। समझ लीजिए, यानी कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के दावेदार हो जाते हैं। हर महीने के आपको 50,000 प्राप्त होने के आप दावेदार बन जाते हैं। आइए जरा समझिए क्या है इनका, आपके 70 अंक, और इन 70 अंकों को यानी कि 70 से 80 अंक यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो जीआरएफ गारंटी से आपके पास हो जाती है। हर परीक्षा के अंतर्गत आपकी कैटेगरी की तो बात ही नहीं कर रहा, सीधे मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि जीआरएफ तो टॉपर्स ही होते हैं सदा सदा के लिए। तो कुल मिलाकर की बात यह है मेरे प्यारे मित्रों, ये 70 अंक के लिए, किसके लिए, 70 अंक के लिए हमको यहाँ पर स्पष्ट पेपर को तैयार करना, इतने तो हमको आने चाहिए। कुल अंक है 100, इन 100 में से 70 अंक तो हर किसी के आ सकते हैं, लेकिन आते तब हैं जब एक आप रणनीति के साथ में पढ़ाई करते हो, जब आप एक प्लान के साथ में पढ़ाई करोगे, तब जाकर के आपके इनमें से अंक आएंगे। अब जरा देखिए, इकाई फर्स्ट यहां पर कुल मिलाकर के आपकी प्रत्येक इकाई को वहां पर बांटा गया है। कुल मिलाकर के आप यहां पर देखेंगे तो हमारे प्रत्येक अंक के अंतर्गत यानी कि प्रत्येक आपकी इकाई के अंतर्गत अंकों की आपकी योग्यता बांटी गई है, अर्थात सभी इकाइयों के बराबर अंक आपके निर्धारित किए गए हैं, बराबर अंक निर्धारित किए गए हैं। इकाई फर्स्ट ये देखिए, यानी कि प्रत्येक इकाई से आप यूं समझ लीजिए कि आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल आपके 2 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 10 अंक का सवाल प्रत्येक इकाई से बनना है। कुल मिलाकर के 10 अंक का सवाल प्रत्येक इकाई से बनना है। और इसमें पहली इकाई है आपके, ये देखिए, टीचिंग शिक्षण आपकी अभिरुचि, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम कहेंगे। कुल मिलाकर के शिक्षण अभिवृत्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अब जरा देखिए, हमारे शिक्षण की अवधारणाएं, उनके उद्देश्य, शिक्षण का क्या स्तर है, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, उनकी विशेषताएं, उनकी मूल अपेक्षाएं क्या हैं, इनमें से आपके सवाल बनेंगे। फिर आपके शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की क्या अपेक्षा होती है, सामाजिक और भावात्मक संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, शिक्षण का प्रभाव, आपके प्रभाविक तत्व कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। ये अब तक जो पाठ आप देख रहे हैं ये अधिकतर वही भाग है जो आप यानी कि स्कूल व्याख्याता में पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं आप थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके आते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा के तो पूरा सा ही हो जाता है, लगभग सा, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि 70-80% तैयार हो जाता है आपका, वही भाग है ये। इसमें से आपके 5 सवाल बन करके आने हैं और 2 अंक का सवाल है, सीधे सीधे आपके 10 अंक आपके तैयार हो जाते हैं। और देखिए, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रीय पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां,
हाँ, स्वयं स्वयं प्रभा, आपके इनकी सब के बारे में आपको जानकारी का आपको पता रखना है, तब जाकर के आपके 5 सवाल यहाँ से सही हो जाएंगे। और मैंने आपसे कहा ना, हमको केवल केवल 35 प्रश्न तक पहुंचना है। आपके 15 सवाल चाहे आओ तो 24 छोड़ दो, पेपर सरला है तो छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन 15 सवाल चाहे अपन को नहीं आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 35 सवाल यदि हमारे तैयार हो जाते हैं तो हमारी जेआरएफ निकलना सुनिश्चित हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों। अब जरा आगे की ओर आइए। इसमें आपके ये तो आपने देख लिया, शिक्षण सहायक सामग्री, आपके परंपरागत, आधुनिक और वर्तमान में आईसीटी, जो आपके फर्स्ट ग्रेड के स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में भी है, ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन प्रणालियां, ये तो आप थर्ड ग्रेड से लेकर फर्स्ट ग्रेड से लेकर अब यहां तक नेट जेआरएफ तक यही पढ़ रहे हो, मूल्यांकन। तो परंपरागत और आधुनिक और आईसीटी पर आधारित आपके यानी शिक्षण सामग्री आपसे पूछी जाएगी। मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, उच्च शिक्षा के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, अर्थात किस किस तरीके से हमारा मूल्यांकन वैज्ञानिक बन सकता है, नवाचार कैसे आ सकता है, उसमें आईसीटी का क्या योगदान हो सकता है, उसमें प्रौद्योगिकी का क्या योगदान हो सकता है, कैसे में सुधार आ सकते हैं, इन सभी के आपके 5 सवाल बनेंगे। कुल मिलाकर 10 अंक का ये अपना आप एक भाग है, ध्यान रखिए। कितने अंक का भाग है? 10 अंक का ये अपने आप में एक भाग है, और कुल मिलाकर के इसको आपको प्राप्त करना है। दूसरा आपकी शोध अभिवृत्ति, ये देखिए रिसर्च से संबंधित सवाल यहाँ पर आएंगे, ये आपने अभी तक पढ़े नहीं है। कुल मिलाकर के इनसे वास्ता आपका तब पड़ता है जब आप यानी कि जेआरएफ करके या फिर नेट करके आप पीएचडी में दाखिला ले लेते हैं। आखिर पीएचडी में दाखिला आपका यानी कि एमए के आधार पर, एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर हो जाता है। कहीं पर उसका सीईटी नाम है, कहीं पर उसका नाम, यानी सबका अलग अलग नाम रख रखा उन्होंने, हाँ सबने अपने अपने हिसाब से रख रखा है। तो ये देखिए आपके शोध, आपकी अभिवृत्ति, यानी कि यहाँ पर हम शोध से संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे, जिसमें अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, आपकी पद्धतियों के अंतर्गत प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के चरणों के बारे में, और प्रबंध और आपके आलेख लेखन फॉर्मेट, संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध की नैतिकता, यानी कि निष्कर्ष कि हमारे जीवन में क्या उपयोग है, विद्यार्थी जीवन में शोध का क्या फायदा होने वाला है, ये सब पूछे जाएंगे। और यहां से भी आपके अंक निश्चित है मेरे प्यारे मित्रों। अंक हैं आपके 10 और सवाल है आपके कितने? 5। ये देखिए प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन सा पड़ जाता है, लेकिन आसान है, क्योंकि जब आप एक आध पर पढ़ लेंगे तो आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ जटिलता इसमें होती नहीं है। आइए अगली इकाई की ओर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगली इकाई से भी वही आपके 5 सवाल बनने हैं। आपके कितने सवाल बनने हैं? वही 5 सवाल बनने हैं, वही 2 अंक का सवाल है, वही आपके 10, ये 5 आपके सवाल बनने हैं, 5 प्रश्न बनेंगे, 10 अंक के दोनों आपके सवाल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके समक्ष एक हिंदी का गद्यांश दिया हुआ होगा, लेकिन वहां पर आजकल क्या है कि परीक्षाएं ऑनलाइन हुआ करती है, तो इधर किसका आते हैं तो उधर का आंसर इधर आ जाता है, इधर से उधर चला जाता है, बड़ी जटिलता हो जाती है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये गद्यांश के सवाल आपके 10 में से 10 आपको प्राप्त करने, 10 में से 10 आपको प्राप्त करने आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए मेरी एक बात ध्यान से, क्योंकि 70 अंक तक प्राप्त कर, आपको 70 अंक तक पहुंचना है, आपको 35 सवालों तक आपको पहुंचना है, तो उसमें आपकी शुरुआत में ये जो सवाल है कभी गलत नहीं होने चाहिए। एक तो शुरुआत वाला जो भाग आया वो गलत नहीं होना चाहिए, शोध वाले में आपके ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहां से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं। आइए यहीं आगे चलते हैं, इसी के आगे की ओर देखते हैं। इकाई नंबर 4, यहाँ पर की स्थिति भी वही है, वही आपके 5 सवाल है, आपके 2 अंक का आपके यानी कि एक सवाल है, कुल मिलाकर के आपके 10 अंक के यहाँ भी सवाल पूछे जाएंगे। संप्रेषण, कम्युनिकेशन के यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाने, कम्युनिकेशन के सवाल यहाँ पर पूछे जाने हैं, ये भी आप आसानी से कर लोगे, इसका भी संबंध आपसे कहीं न कहीं रहा है। तो देखिए संप्रेषण के अर्थ, प्रकार, उनके अभिलक्षण, उनकी वाचिक और गैर वाचिक और सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण, कक्षा के संप्रेषण, कक्षागत वातावरण में किस प्रकार का वार्तालाप हुआ करता है, समझ रही प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन, मीडिया एवं समाज, यानी सोशल
आपके यानी कि मीडिया की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इनसे संबंधित आपके 10 अंक के सवाल हैं। आपके 5 सवाल यहाँ पर यानी पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। यहाँ पर भी आप अंक प्राप्त कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगला है इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। यहाँ पर तर्क के प्रकार, संख्या, अक्षर श्रृंखला, कूट, संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट। मैंने अब तक जितने भी सवाल देखे हैं उनमें से अधिकतर बार मैंने प्रतिशत के सवाल देखे हैं, फिर मैंने सवाल देखे हैं आपके ब्याज के सवाल देखे हैं ये, फिर मैंने सवाल देखे हैं औसत के, और फिर देखे हैं लाभ हानि के। सवाल इनमें से कोई सा भी आ सकता है, किसी का भी, लेकिन ज्यादातर सवाल ये देखिए। हाँ, और एक सारणी बन के आती है, उस सारणी में 5 सवाल आ जाते हैं, प्रत्येक सवाल 2 अंक का है। तो 10 अंक ये मुझे आपको गद्यांश के साथ साथ पूरे 10 अंक ये भी सुनिश्चित चाहिए, मतलब इनमें कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि जीआरएफ आपको पास करनी है, नेट तो पास हो जाएगी, लेकिन जीआरएफ आपको पास करनी है तो ये 10 अंक आपको चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। मैंने जब जब जीआरएफ पास किए तब तब मैं आपको बताता हूँ मेरा ये कभी सवाल गलत नहीं हुआ, और 10 आपके वो वाले कभी गलत नहीं हुए। शोध में ऊपर नीचे सबके होता है या होएगा, चाहे पता हो शब्दावली हिंदी के इतनी कठिन से आ जाती है कि समझ में नहीं आता कहना ही क्या चाहता है? ऐसा बहुत बार हो जाता है। इधर के देखिए, तो यहाँ पर भी वही 5 सवाल है, यानी कि 5 सवाल है, 2 अंक हैं, कुल मिलाकर प्रत्येक सवाल के 2 अंक निर्धारित हैं, और कुल अंक निर्धारित होंगे आपके 10 अंक यहाँ पर ये 10 के 10 अंक मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, अगला देखिए इकाई नंबर 6 युक्ति युक्त तर्क है, ये आपकी रीजनिंग से संबंधित है। तो देखिए युक्ति ढांचे का, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, आपके आकृतिक, औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, वस्तुत्व, विरोध, परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमात्मक और आगमनात्मक आपकी शक्तियां, और फिर हम बात करते हैं मूल्यांकन, विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान और संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतुआभास। ये थोड़ा सा आप यूँ समझ लीजिए कि आप जब स्कूल व्याख्याता और इनकी तैयारी किया करते हैं, किसी न किसी परीक्षा की वहाँ तैयार हो जाता है पूरा भाग। यहाँ पर भी आपकी 5 सवाल हैं, 2 ये आपके 10 अंक के सवाल हैं। मुझे इस भाग में भी आपसे गलती नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैंने 3 भाग तो आपको ऐसे गिना दिए, इसमें एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। कुल मिला के कहानी यही है अंक प्राप्त करने की है। आगे चलिए, इसी के आगे चलते हैं। अगला भाग है हमारे आंकड़ों की व्याख्या। तो डाटा के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति, वर्गीकरण, गुणात्मक, मात्रात्मक, चित्रवत वर्णन, आपके बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा, और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का सुशासन। इसमें से वो अंक तो उतने ही हैं, आपके 5 सवाल है, 2 अंक का एक सवाल, 10 अंक निर्धारित है। लेकिन इसमें कुछ सवाल आपके गलत भी हो सकते हैं तो सही भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सही करने की कोशिश कीजिए। हाँ, शोध में 2 बिंदु, ये 2 बिंदु के अंदर थोड़ी सी मैंने आपको मापेशी के लिए कहा, इस मतलब पूरे नहीं हो सकते तो 3-4 जरूर करने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगला देखिए, अगला है इकाई नंबर 8। तो इकाई नंबर 8 के अंतर्गत क्या है आपके, यही है इकाई नंबर 8 के अंतर्गत। इससे पहले आपकी इकाई नंबर कौन सी थी, आपके 7 थी, अब आपकी इकाई नंबर 8 आ चुकी है। ये सूचना और आपके संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आप आईसीटी बोला करते हैं, इन पर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5 सवाल, 2 अंक है, आपके कुल अंक आपके 10 हैं। ये देखिए आपके कुल अंकों का योग कितना है, 10 हैं, और इन 10 में से मैं समझता हूं कि ये कंप्यूटर के आधार पर निकल करके आता है। तो इसके अंतर्गत भी मैं आपको समझता हूं कि आपके 4 सवाल तो आराम से हो जाएंगे, यानी कि 8 सवाल, 8 अंक आप यहाँ पर प्राप्त कर लेने चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ, तो यहाँ पर भी आपको ये प्राप्त करना है। कुल मिलाकर के कंप्यूटर कह लो इसको एक तरीके से, इसमें सवाल कंप्यूटर बेस्ड आया करते हैं, तो इसमें भी मुझे आपका गलत नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के 40 अंक मैंने ऐसे गिना दिए हैं जहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और बचे हुए आपके यानी कि 2-3 पार्ट छोड़ दिए, तो उसमें आधा पूरा भी लेके आएंगे तो 35 सवाल तक पहुंच जाएंगे। इधर आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए, लोग, विकास और पर्यावरण, पीपुल, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम, आपकी विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव पर्यावरण समन्वय, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तो आप जानते ही हैं, ध्वनि, अपशिष्ट, ठोस सरल, बायो मेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, आपके जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम।
जिसमें कठिनाई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी आप आराम से, हमारे सवाल 5 है, 2 अंक का सवाल है 10, तो यहाँ पर भी आप आराम से यानी 3 से 4 सवाल ठीक करने की योग्यता रखते हैं। 3 से 4 सवाल जब आप यहाँ पर ठीक कर लेते हैं तो आपका आंकड़ा और बढ़ने लगता है। कुल मिला करके जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा इसमें ये और ये मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, श्वाप के शोर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। कुल मिलाकर के ज्योग्राफी में जो संधि आपकी हुआ करती है ना, हमारे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं रोजाना, करंट अफेयर से संबंधित भी आ सकता है और कुछ उद्देश्यों को लेकर भी आ सकता है। हाँ, बहुधा उद्देश्यों को लेकर के सवाल आ जाता है। तो यहाँ पर वही 5 सवाल है, तो आपके यानी कि 2 अंक का सवाल, 10 अंक आपके कुल है। 10वीं इकाई है उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके अंतर्गत भी 5 सवाल आपके आने हैं, 2 अंक का सवाल है, कुल आपके 10 अंक है। ये देखिए, आप जरा देखिए, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षण संस्थाएं, भारतीय आपके प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक एवं आपके क्या गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ये इनसे संबंधित भी आपके कुल 10 आपके सवाल है। मैं ऐसे कह सकता हूं मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि यहां से भी आप अंक प्राप्त करना चाहें तो 3 से 4 सवाल आपके सही हो जाने चाहिए। हाँ, 3 से 4 सवाल आपके यहाँ हो गए, आपके यहाँ पर भी आपके सवाल 3 से 4 जरूर हो ही जाएंगे। 3 से 4 सवाल यहाँ पर भी आपके आराम से हो जाएंगे। और यहाँ चलते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पर तो पूरे हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको समस्या नहीं आती है। हाँ, इसमें समस्या नहीं आती क्योंकि कंप्यूटर बेस पे आधार पर आता है। तो इधर देखिए, यहाँ पर भी आप आंकड़ों की व्याख्याता के अंतर्गत जो हम यानी कि पाई चार्ट वगैरह बनाएंगे, तो इसमें आप ये मान के चलो यदि 3-4 सवाल सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत वाले समझ लीजिए। लेकिन थोड़ी कठिनता, हल्का सा कठिन आ जाता है कभी कभी, तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना, वैसे होता नहीं है। और ये रीजनिंग के अंतर्गत ये तो मेरे 10 में से 10 सवाल आपके यानी कि 10 में से 10 आपके अंक आपको मिलने चाहिए। हाँ, और इधर ये देखिए आपकी गणित, ये भी 10 में से 10 अंक आपके आने चाहिए। और इधर देखिए आपके संप्रेषण, इसमें से आप 3 से 4 सवाल सही कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो भी जाते हैं। और इधर ये देखिए आपके यहाँ पर गद्यांश, ये 10 में से 10 अंक आपके सही आने चाहिए। ध्यान रखिए, जीआरएफ निकालने तो ये सही हो जाना चाहिए। हाँ, और ये देखिए, हाँ, शोध अभिवर्ती, यहाँ पर आप यानी कि 3 से 4 सवाल सही कर लें, 2-3 सही कर ले तब भी कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा कठिन सा जरूर पड़ेगा क्योंकि आपने शोध के सवाल अभी तक देखे नहीं होंगे, और देख लिए हैं तो सब हल है। तो इधर देखिए इकाई नंबर पहली, इसमें से आपके यानी कि 4-5 सवाल, 4 या 5 सवाल आप कर लेते हैं तो आसानी से, यदि 35 सवाल से लेकर के आप 40 प्रश्न तक पहुंच जाते हैं, कुल मिलाकर के 70 से 80 अंक प्राप्त यहाँ पर कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके सब्जेक्ट वाले पेपर पर आपको इतना जोर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और धड़ाके बंद बिना किसी संकोच के आपकी जीआरएफ पास हो जाएगी। और आप हर महीने जैसे पीएचडी में दाखिला लेंगे, तो वर्तमान में तो बहुत पैसा हो गया, हाँ, आपकी 50,000 से चालू होगी, 60,000 तक आपकी एसआरएफ होने पर खूब मिलेगी। हाँ, और सिटीज में जब जयपुर जोधपुर में करें तो काफ़ी पैसा मिलेगा, और आपको पढ़ाई का खर्चा घर वालों से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर पुनः मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जीआरएफ नेट वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद।